करने के बाद भी मुझे कोई नौकरी देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। तुझे कोई ना कोई नौकरी जरूर मिल जाएगी। अच्छा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। माँ, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? मैं तेरे लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। रोहन की माँ रोहन के लिए खाना लेकर आती है और उसे खाने के लिए कहती है, ले बेटा, खाना खा ले और ज्यादा परेशान मत हो, भगवान सब ठीक करेंगे। रोहन माँ के बार बार कहने पर खाना खा लेता है और अगले दिन मेरे सभी दोस्तों को तो बड़ी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, बस मैं ही रह गया। कब तक मैं अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बना रहूंगा। ये सब सोचते हुए रोहन घर से निकल जाता है और वो सोचते सोचते एक चौराहे पर पहुंच जाता है, जहाँ वो देखता है ये किस चीज के लिए इतने लोगों की भीड़ लगी है? वो देखता है कि एक पानीपुरी वाले के ठेले पर पानीपुरी खाने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। अब पानीपुरी देखकर रोहन का भी मन पानीपुरी खाने का हो गया, तो उसने दुकानदार से पानीपुरी खिलाने के लिए कहा, भैया, एक प्लेट मुझे भी पानीपुरी देना। अभी लो बाबूजी। पानीपुरी वाला रोहन को पानीपुरी खिलाने लगा। उस पानीपुरी वाले की पानीपुरी खाकर रोहन कहने लगा, भैया, तुम्हारी पानीपुरी का तो जवाब ही नहीं। पानीपुरी वाला खुश होते हुए, भैया, बस आप लोगन की दुआ है। भैया, कितने पैसे हुए? 20 रुपया बाबूजी। रोहन पानीपुरी खाकर अपने घर जा रहा होता है। तभी रोहन की माँ का फोन आता है, बेटा तू जल्दी घर आ जा। मैं भी कैसा बेटा हूँ जो अपने पिताजी का ठीक से इलाज भी नहीं करवा सकता। रोहन ये सब सोचते हुए जा ही रहा होता है, तभी उसे वही पानीपुरी वाला दिखाई देता है। उसे देखकर रोहन के मन में ख्याल आता है, क्यों ना मैं भी पानीपुरी बेचूं? अभी मेरे पास कोई काम भी नहीं है और पानीपुरी बेचने में ज्यादा खर्चा भी नहीं है, और इस पानीपुरी वाले के ठेले पर लोगों की कितनी भीड़ लगी रहती है। रोहन मन में ठान लेता है कि अब से वो पानीपुरी बेचेगा। फिर क्या था, रोहन दौड़कर घर गया और उसने दवाई अपनी माँ को देकर बाजार से पानीपुरी बेचने का सारा सामान ले आया, और उसने भी पानीपुरी बनाकर एक ठेले पर रखकर उसी पानीपुरी वाले के ठेले के सामने बेचने लगा। ये क्या, मेरे ठेले पर तो कोई भी पानीपुरी खाने नहीं आ रहा। ये देखकर रोहन का मन उदास हो जाता है। तब रोहन के ठेले पर पानीपुरी खाने आती है। भैया, पानीपुरी की प्लेट कितने की है? 15 रुपए। ठीक है, एक प्लेट पानीपुरी खिला दो। जी, अभी। उस औरत को रोहन की पानीपुरी बहुत स्वाद लगी। एक प्लेट और देना। वाह भैया, तुम्हारी पानीपुरी तो बड़ी स्वाद है, ये लो अपने 30 रुपए। तभी एक और लड़की रोहन के ठेले पर पानीपुरी खाने आती है। भैया, एक प्लेट पानीपुरी तो देना। जी, अभी देता हूँ। वो लड़की भी एक की जगह 2 प्लेट पानीपुरी खाती है और उसे उसके पैसे देकर चली जाती है। आज रोहन की कोई कमाई नहीं हुई थी। रोहन का मन उदास जरूर था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी थी। फिर उसने जो भी पैसे कमाए थे वो उसने अपनी माँ को दे दिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू पढ़ लिख कर पानीपुरी बेचेगा। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और जब मुझे काम मिल जाएगा तब मैं पानीपुरी बेचना छोड़ दूंगा। फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर अपनी पूरी बनाने लगता है। जब उसकी पानीपुरी बन जाती है तो वो उसे बेचने चला जाता है। वो अपना ठेला उसी पानीपुरी वाले के सामने लगाता है। ये देखकर पानीपुरी वाला रोहन के ऊपर गुस्सा करने लगता है। अपना ठेला कहीं और जाकर लगा। पर भैया, यहाँ तो कोई भी लगा सकता है, जैसे आपने अपना ठेला लगाया है। पानीपुरी वाले के इतना मना करने पर भी रोहन अपना ठेला वहाँ से नहीं हटाता और पानीपुरी बेचने लगता है। तभी रोहन के ठेले पर कल वाली औरत पानीपुरी खाने आती है। भैया, आपकी पानीपुरी इतनी बढ़िया थी ना कि आज फिर आपकी पानीपुरी खाने का मन हुआ। अब जल्दी से मुझे पानीपुरी खिला दो। रोहन उस औरत को पानीपुरी खिला देता है। इसी तरह कल जिसने रोहन के ठेले से पानीपुरी खाई थी वो दोबारा पानीपुरी खाने आते हैं। इतना ही नहीं, धीरे धीरे और भी लोग पानीपुरी खाने आने लगे। आज रोहन ने ठीक ठाक पैसे कमा लिए थे और उसने सारे पैसे जाकर अपनी माँ को दे दिए। माँ पैसे देखकर बड़ी खुश थी। चुप चुप छिए मेरे लाल, तुझे किसी की नजर ना लगे। माँ, मेरे लिए दुआएं ही करती रहोगी या खाना भी खिलाओगी? माँ, बड़े जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। रोहन खाना खाकर सो जाता है और अगले दिन हमेशा की तरह रोहन अपना पानीपुरी का ठेला लगाकर पानीपुरी बेचने लगता है। उस पानीपुरी वाले के जितने भी ग्राहक थे वो सब रोहन के ठेले पर पानीपुरी खाने आने लगते हैं। ये देखकर उस पानीपुरी वाले को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो उससे जलने लगा था। इस रोहन का तो कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। मेरे सारे ग्राहक एक एक करके उसके पास चले गए।
रोहन पानी पूरी बेच ही रहा होता है तो उसे प्यास लगती है। वो अपना ठेला छोड़कर पानी लेने चला जाता है, लेकिन रोहन का फोन गलती से वहीं पर छूट जाता है। तभी मौके का फायदा उठाकर पानीपुरी वाला रोहन के पानीपुरी में गंदा बदबूदार पानी मिला देता है। लेकिन उस पानीपुरी वाले को ये नहीं पता था कि उसकी ये सब करते हुए फोन में वीडियो बन रही है और वापस अपने ठेले पर आकर पानीपुरी बेचने लगता है। फिर कुछ ही देर में रोहन भी आ जाता है। तभी रोहन के पास एक आदमी पानीपुरी खाने आता है। भैया पानी पूरी तो खिलाना। जैसे ही रोहन आदमी को पानीपुरी खिलाता है, छी, इतनी गंदी पानी पूरी, इसमें से तो सड़ी हुई बदबू आ रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद सुबह ही ताजी पानी पूरी बनाई है। आदमी पानीपुरी छोड़कर चला जाता है और वो पहले वाले पानीपुरी वाले के पास जाकर पानीपुरी खाने लगता है। इसी तरह एक एक करके सारे ग्राहक रोहन के पास से चले जाते हैं और पहले वाले पानीपुरी वाले के पास जाकर पानीपुरी खाने लगते हैं। ये देखकर रोहन सोचने लगता है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो एकदम बढ़िया और ताजे सामान का इस्तेमाल किया था, फिर कैसे ये सब हो गया? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर शाम हो जाती है। रोहन अपने घर चला जाता है। आज वो माँ को ज्यादा पैसे नहीं दे पाया था। उसका मन भी उदास था। वो बिना खाना खाए सोने चला जाता है और अपने फोन में कुछ देखने लगता है। अरे ये क्या? ये तो पानीपुरी वाला है और ये मेरी पानीपुरी में क्या मिला रहा है? अच्छा, तो ये बात है। इसने मुझे बदनाम करने के लिए ये सब किया। फिर अगले दिन रोहन हमेशा की तरह अपनी जगह पर जाकर पानीपुरी बेचने लगता है और वो जानबूझकर अपना ठेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी रोहन के जाने के बाद पानीपुरी वाला आकर उसकी पानीपुरी में गंदा बदबूदार पानी मिलाने लगता है। तभी रोहन आकर उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है। बताओ तुमने ये सब क्यों किया? बताओ। रोहन उससे पूछ ही रहा होता है, तभी और आदमी उनके पास आकर इकट्ठे हो जाते हैं। रोहन उन सबको उसके फोन में बनी वीडियो दिखाता है। ये देखो इसकी करतूत। फिर सभी आदमी उस पानीपुरी वाले से पूछते हैं, बता तूने ये सब क्यों किया? क्योंकि सभी लोग रोहन से पानी पूरी खाने लगे थे। मुझसे कोई भी पानी पूरी खाने नहीं आता था। हमारे ग्राहक कम होते जा रहे थे, इसलिए हमने ये सब लालच में आकर किया। हमका माफ कर दे भैया, आगे से ऐसे नहीं करेंगे। हमका माफ कर दे भैया, हमका माफ कर दो। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। चमनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में दिन के समय सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। गांव में काफी सारे बच्चे थे। वे सभी दिन के समय अपने अपने दोस्तों के साथ गांव के मैदान में जाकर खेला करते थे। एक दिन की बात है, रोज की तरह ही बच्चे दिन में मैदान में खेल रहे होते हैं कि तभी उस मैदान से कुछ दूरी पर एक भयानक भूत खड़ा हुआ उन बच्चों को खेलता हुआ देख रहा होता है और बोलता है, अरे वाह रे वाह, इस गांव में तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब तो समझो कि मेरा काम बन गया। अब तो मैं इसी गांव में अपना डेरा डालूंगा। भूत ऐसे बोलकर वहाँ से हंसता हुआ चला जाता है और कुछ दूर जाकर भूत एक आदमी का रूप ले लेता है और गांव के बाजार में जाकर अपनी पतंगों की एक छोटी सी दुकान लगाता है। भूत मन ही मन मुस्कुराता हुआ बोलता है, अब आएगा असली मजा। अब देखना कैसे गांव के बच्चे मेरी इस जादुई पतंग के शिकार होते हैं। ऐसे बोलकर भूत एक आदमी के रूप में अपनी पतंग बेचने लगता है और जोर से आवाज लगाकर गांव के सभी बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। अरे ले लो रे ले लो, मेरी प्यारी प्यारी रंग बिरंगी पतंगे ले लो। कुछ ही देर में पतंग की दुकान के आगे कुछ लोग आ खड़े होते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अरे ओ गंगाधर, ये आदमी हमारे गांव का तो नहीं लागत है, का काम लागत है। हमने तो पहले ही कहा था ये आदमी हमारे गांव का नहीं लागत है। हम सब लोगों को उस पतंग बेचने वाले के घर जाकर देखना होगा कि माजरा क्या है। हाँ, मगर ये काम हमें बड़े ही छुप छुपा के करना होगा। अगर उस आदमी को हम लोगों की जरा भी भनक लग गई तो वो हमारे बच्चों का ना जाने क्या करेगा। फिर मुखिया जी गांव के कुछ लोगों को पतंग बेचने वाले आदमी के घर ले जाते हैं और चुपके से खिड़की से देखने लगते हैं।
कि तभी उन्हें जोर जोर से डरावनी हंसी हंसता हुआ एक भूत दिखाई देता है और उसी के पास एक कमरे में बंद बच्चे भी दिखाई देते हैं। तभी चिंटू भूत से बोलता है, भूत अंकल, हमें घर जाना है। आखिर आपने हम बच्चों को ऐसे अपने घर में कैद करके क्यों रखा है? हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमें मारना चाहते हो? अरे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, बस 2 दिन की और बात है, फिर मैं तुम सबका काम तमाम कर दूंगा। 2 दिन बाद अमावस की काली रात है। उस दिन मैं अपने शैतान देवता को तुम सबकी बलि दूंगा। और पता है, मैं जितने ज्यादा बच्चों की बलि दूंगा, मेरे शैतान देवता मुझसे उतने ही ज्यादा खुश होकर मुझे शैतानी शक्ति प्रदान करेंगे। फिर मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली भूत बन जाऊंगा। अरे मर गए रे! अरे मुखिया जी, ये ससुरा भूत तो हमारे बच्चों की बलि देने की बात कह रहा है। अब आप ही बताइए कि क्या करें, कैसे अपने बालक बच्चों को उस भूत के चुंगल से बचाएं? सबसे पहले तो इस भूत को ठिकाने लगाना होगा और ये काम पहाड़ी वाले तांत्रिक बाबा ही कर सकते हैं। फिर सभी लोग कमला बहन के साथ पहाड़ी वाले तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लो पवित्र जल की शीशी, इसमें सभी पवित्र नदियों तालाबों का जल मिला हुआ है। आप लोग किसी तरह ये जल उस पतंग बेचने वाले भूत के ऊपर डाल देना। पर हाँ, उससे पहले तुम्हें उस भूत की सारी जादुई पतंगों को आग लगानी होगी। और फिर सभी रात के समय भूत के घर के पास जाते हैं। मेरे पास एक सुझाव है। बबलू और गंगाधर औरत के रूप में भूत के घर में जाते हैं और अपनी अदाओं से उसका ध्यान भटकाने लगते हैं। भूत जैसे ही बबलू के पास जाकर उसका हाथ पकड़ता है, गंगाधर मौका देखकर भूत की सभी पतंगों में आग लगा देता है। धोखा, मेरे साथ धोखा। तुम दोनों कोई अप्सरा नहीं बल्कि एक आदमी हो। ऐसे बोलकर गंगाधर भूत के ऊपर पवित्र जल डाल देता है। भूत के शरीर पर जल पड़ते ही वो भी भस्म हो जाता है। फिर सभी गांव वाले बबलू और गंगाधर का धन्यवाद करते हैं।